हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग जो पेपर जिसका नोट्स हम लोग देखने वाले हैं, जिसके बारे में बात करने हैं वो है EIA। EIA इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म एब्रिविएटेड फॉर्म है EIA। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसमें हम लोग का ये पेपर जो है ये अ, पूरी तरह इन्वायरमेंट के बारे में है और उसको हम लोग इन्वायरमेंट को चेक करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे और उसको एसेस करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। तो इसमें से बहुत सारे जैसे टर्मिनोलॉजी सोशियो इकोनॉमिक असेसमेंट, सोशिएटल अपलिफ्टमेंट, ये सब आएंगे, मतलब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं EI करना क्यों है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। हम लोग को जो भी रिसोर्स इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, एयर, वाटर, मिनरल्स, इन सारे रिसोर्स को तो हम लोग यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हम लोग पे। हो सकता है सोसाइटी पे क्या पड़ रहा होगा, एनवायरमेंट पे क्या पड़ रहा है इफेक्ट, ये इम्पैक्ट, और हम लोग का जो हेल्थ पे उस पर क्या पड़ रहा है, इस सब को हमको एसेस करेंगे या हम लोग जांच करेंगे या मूल्यांकन करेंगे। इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को एसेस करना। सबसे पहले अगर इसका हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद फिर अगर गलत है तो उसको किस तरह बचाया जाए, क्या मिटिगेशन मतलब क्या स्ट्रेटेजी हो कि उसके हार्मफुल इफेक्ट को रोक सके। अ, जैसे सिंपल से हम लोग अभी के मॉडर्नाइजेशन में हम लोग अगर देखें मॉडर्न एज में, तो हम लोग का जैसे जैसे हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे जैसे हम लोग का हाई होते जा रहा है, तो हम लोग इसका हाई होने का रीजन क्या होता है। जब हम लोग को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करना है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स को यूज करेंगे। ट्री का जैसे कि हम लोग का अगर कोई जैसे जिसके पास बहुत सारा मनी है तो वो क्या करेगा, अपने घर में फर्नीचर लाएगा, उसके लिए ट्री कटिंग और डिफोरेस्टेशन होगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ रहा है। अब उसका घर है, मतलब कि उसका बहुत सारा उसका खुद का स्विमिंग पूल होगा, उसमें रोज का वाटर का मतलब कि वेस्टेज होगा। तो जैसे जैसे हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाता है हम लोग का, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल रिसोर्स को। तो ये है कुछ। अब बात करते हैं हम लोग अगर बिगनिंग से स्टार्ट करें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था, तो आयरन एज मतलब जब हम लोग का आयरन एज था इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग को बहुत सारा हम लोग उस समय आयरन का बहुत सारा यूज किए, उसके लिए हम लोग रिसोर्स के लिए माइनिंग किए, और उसके फिर हम लोग वहाँ से बहुत सारा वहाँ पे जो मेन रीजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन 1600 में जो हो रहा था, तो वहाँ पे हर चीज़ हम लोग आयरन का बहुत सारा इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस समय बहुत ज़्यादा एक तरह से डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग का बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन हुआ, यानी कार्बन का बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ। तो उसके बाद फिर 1972 में जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, वर्ल्ड इन्वायरमेंट मीटिंग, कि बहुत ज़्यादा कार्बन का मतलब कि कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा हो चुका है कि बहुत ज़्यादा देश का, तो ऐसा कुछ किया जाए उसके लिए। तो वहाँ उस मीटिंग हुआ। उसका फिर 1976 मतलब 1976 से 77 के बीच उसका इफेक्ट इंडिया को देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्लानिंग कमीशन जो इंडिया का है, वो डायरेक्ट किया कि डिपार्टमेंट ऑफ DST को कि एक रिवर मतलब कि रिवर वैल्यू प्रोजेक्ट को असेस करने के लिए कुछ बनाया जाए, मतलब कि देखा जाए कि इन व्यू ऑफ इन्वायरमेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट मतलब क्या इस, इसका काम ये था कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग क्या रिवर कर रहा है, मतलब कि रिवर का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका था, उसी को एसेस करना था हम लोग को। तो 1976 में कुछ वाटर, उसका फिर हम लोग का वाटर एक्ट आया, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट आया, मतलब बहुत उसका फिर हम लोग का इसमें हम लोग आए। तो इन सितंबर 2006 मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एक रेगुलेशन मतलब एक कमेटी लाई या रेगुलेशन, जिसके बाद फिर हम लोग को EI मतलब वहाँ से मतलब कि वो मैंडेटरी कर दिया कि जो भी नया काम हो रहा है या कुछ भी नया हो रहा है, तो उसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेस करना जरूरी है। तो उसके बाद भी वो प्रोजेक्ट को अ, उसको क्लियरेंस चाहिए, परमिशन चाहिए, उसके बाद फिर वो होगा। तो EIA का
ये था एआई का हिस्ट्री कि मतलब कि कैसे एआई इंडिया में आया। अब बात करते हैं कि मेथड कौन कौन सा होता है। जैसे कि अगर इन्वायरमेंट को एसेस इन्वायरमेंटल के इम्पैक्ट को असेस करना है तो उसके लिए बहुत सारा मेथड है, तो हम लोग उस मेथड को देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड है एडहॉक मेथड। ये सिंपल सा मेथड टेम्पोररी होता है, इसमें बहुत सारा डिटेल को इंडिकेटर होता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड होता है, सिंपल सा होता है कि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहता है आपको, जैसे कि सिंपल सा कोई सर्वे होता है, हेल्थ का सर्वे होता है कि यहाँ पे अगर कुछ चेक करना है तो बहुत सारा चेकलिस्ट आता है कि ये आपको है, ये नहीं है, तो हाँ या नहीं। उसी तरह चेकलिस्ट मेथड में हम लोग को सिंपल सा टिक करना था, उससे हम लोग का एक तरह से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसेस हो जाता है। और उसके बाद बात करते हैं सिंपल सा, ये चेकलिस्ट मेथड में एक फॉर्म होगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपको टिक मारना होगा, चेक यस और नो में नो तो टिक क्रॉस। ये चेकलिस्ट मेथड कुछ। अब आते हैं मैट्रिसेस मेथड। इसमें दो तरह का, एक होता है सिंपल, एक लिपोल्ड। लिपोल्ड मेथड, मैट्रिसेस मेथड में क्या होता है, कुछ इस तरह का आता है। उसमें सिंपल सा ही, जैसे अब इसमें इंडिकेटर थोड़ा सा कम था क्योंकि यहाँ पे है तो नहीं। यहाँ पे कुछ हो सकता है कि हम लोग पॉइंट शो कर सकते हैं कि हाँ, मतलब कि पॉइंट +2 है या +10 है, वो कुछ तरह इस तरह का हम लोग का बन बन जाता है इंडिकेटर की, हाई है, कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है या मीडियम है, कुछ इस तरह का। ये तो नेटवर्क मेथड में हम लोग का लिंकेज होता है कि ये हो रहा है उसका क्लियर। बात करते हैं ओवरले मेथड। ये मतलब कन्वेंशनल मेथड, बहुत पुराना मेथड था। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग का बात करें, ट्रेसिंग पेपर होता है सिंपल सा। ट्रेसिंग पेपर के ऊपर हम लोग, जैसे कि यहाँ पे कोई एक इंडिया का मैप बना हुआ है, और वहाँ पे हम लोग का जितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको शो कर दिए, वहाँ पे जितना इंडस्ट्री कार्बन इमिशन है उसको शो कर दिया, और फिर बाद में एक जगह पे लाके उसको हम लोग फिर एक के ऊपर एक ओवरले करते हैं, और सेकंड वो वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इतना ग्रीन बिल्डिंग है, यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे इतना इंडस्ट्री है। तो उस तरह इन्वायरमेंट को असेस करते थे। और दूसरी बात, छठा नंबर जो आता है, 6 नंबर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब अगर किसी में कॉस्ट हो रहा है, इतना एक सिंगल यूनिट पे कितना खर्च हो रहा है, उससे कितना बेनिफिट हो रहा है, और ये मतलब 6 मेथड है EIA को चेक करने का। तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं, कहीं अगर आता है क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं। सिंपल से याद रखना, एडहॉक मेथड, चेकलिस्ट, मैट्रिसेस, नेटवर्क, जिस तरह बताया उस तरह याद रखिएगा तो आपको आसानी से याद रहेगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ EIA। तो सिंपल से साइट, किसी साइट को सिलेक्ट करना है, उसका स्टडी करना होता है। हो सकता है छोटा सा एक सेक्टर को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, बहुत बड़ा सेक्टर को। दो तरह का, एक होता है रैपिड और एक कंप्रेहेंसिव। रैपिड जो होता है, ये होता है सिंपल सा, एक सीजन, कोई एक सीजन में हम लोग कर लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेस। कंप्रेहेंसिव में होता है कि हम लोग का मतलब कि 3 सीजन का हम लोग, जैसे होता है कि सर्दी में कर लिए, गर्मी में कर लिए, बरसात में कर लिए। तो वो है, अगर कोई एक सीजन का कर रहे हैं तो वो रैपिड। अगर पूरा कंप्लीट ईयर, मतलब कि उसमें 3 सीजन कंसिडर करते हैं, 3 सीजन का जो होता है तो उसको कहते हैं कंप्रेहेंसिव। रीजनल, मतलब कोई एक रीजन का कैरिंग कैपेसिटी हो सकता है, जैसे कि सिंपल सा एक ऐसा कैरिंग कैपेसिटी उसको कहते हैं जो कि मतलब कोई एक सेक्टर है या जोन है जो कि अपना खुद से सब कुछ, सारा कुछ वहाँ सेल्फ, मतलब पूरी तरह नेचर पे डिपेंड करता है। पूरा नेचुरल होता है वहाँ पे, सेल्फ, उसको बाहर का, मतलब बाहर से कोई जरूरत नहीं पड़ता। वो सेल्फ, वो पॉपुलेशन जो होता है उसको सेल्फ सफिशिएंट पॉपुलेशन का सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी उसको कहते हैं। बात करते हैं लाइफ साइकिल एनालिसिस। लाइफ साइकिल एनालिसिस को सिंपल टर्म में करते हैं फ्रॉम अर्थ टू ग्रेव थ्योरी है ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई एक सिंपल से आप बात करते हैं कि कोई एक मोबाइल, जैसे मोबाइल का लाइफ साइकिल एनालिसिस हो सकता है कि किसी का बर्थ से लेके उसके डेथ तक का पूरा जो हिस्ट्री, पूरा वो जो प्रोसेस हुआ उसको कहते हैं लाइफ साइकिल। यानी पूरे लाइफ साइकिल को एनालाइज एनालाइज करना। जैसे होता है सिंपल सा, मोबाइल मोबाइल का पहले कहीं मोबाइल के मटेरियल जो है उसके लिए कुछ रिसोर्स चाहिए। सिंपल सा यहाँ से हम लोग सिलिका सिलिकॉन निकाले, आयरन निकाले रिसोर्स अर्थ से। उसका फिर वहाँ से मटेरियल को हम लोग बनाए, मतलब कि कहीं पे चिप बना, कहीं पे उसका सेमीकंडक्टर, कहीं पे उसका बॉडी बना। उसका फिर वहाँ पे सबको एक जगह असेंबल ला के किए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आपका स्मार्टफोन बन गया। अब स्मार्टफोन को हम लोग एज ए प्रोडक्ट ये हो गया।
अब इस प्रोडक्ट उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसका फिर उसका क्या होगा, यूज होगा। कुछ समय कुछ मतलब कि आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद उसका वो बैटरी मतलब वो डेड हो जाएगा, तो उसको क्या, उसका लाइफ खत्म हो गया, उसका फिर वो कहाँ चल जाएगा, फिर वो अर्थ में कहीं पे हम लोग डंप कर देंगे, तो वो फिर से वो रिसोर्स के रूप में। तो इसी तरह ये लाइफ साइकिल एनालिसिस चलता है। तो इसको अगर लाइफ साइकिल एनालिसिस अगर पता है हम लोग किसी का भी कोई मटेरियल या फिर, तो हम लोग को उसको एसेस आसानी से कर सकते हैं। लाइफ साइकिल एनालिसिस ये होता है। अब एग्जांपल के रूप में बाकी इसको कर सकते हैं, लाइफ साइकिल एनालिसिस किसी का भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट का। ये जो ग्राफ ये टेबल है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस टेबल को हम लोग देखते हैं। बात करते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट हम लोग के पास आया कि इन्वायरमेंट मतलब कि कोई एक प्रोजेक्ट हम लोग को जैसे कि प्रोजेक्ट होता है, अब वो उसमें होता है कि आपको EIA रिपोर्ट बना लिया, कहाँ पे हमको सबमिट करना है, कहाँ पे क्लियर करना है, वो सारा कुछ होता है। आपका एक EIA का नोटिफिकेशन है, करंट का मतलब EIA नोट ड्राफ्ट है, उसमें सारा कुछ मेंशन होता है। तो वहीं से हम लोग बात करते हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट आया, सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, परिवेश ऐप होता है, वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। तो उसमें कहाँ पे सबमिट करना है, कैसे लेना है, उसके बारे में बात करते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट आया, तो प्रोजेक्ट को मेनली क्लासीफाई करते हैं कैटेगरी ए और बी, दो कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई कर लिए। अब कैटेगरी ए जो प्रोजेक्ट होगा, वो नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, मतलब कि तो इसमें क्या होगा, अगर इसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए तो किसी मिनिस्ट्री से इसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलेगा। बात करते हैं कैटेगरी बी। बी में दो टाइप का होता है, B1 और B2। तो B1 अगर बात है, अगर B1 जिसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, तो उसमें जो कमिटी आएगा रेगुलर, मतलब जो इसको स्टेट, और इसमें ये स्टेट या यूनियन टेरिटरी लेवल का। तो अगर इसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए तो इसको लेना होगा किससे, स्टेट लेवल। SEIA का फुल फॉर्म होता है स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। SEIA का फुल फॉर्म लिख देते हैं, स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। यानी उसको अगर B1 कैटेगरी ए तो सिंपल सा मिनिस्ट्री से मिलेगा, नेशनल लेवल था, सेंट्रल के ये था सेंट्रल पे। बात करते हैं बी, बी में स्टेट या यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी का है, तो दोनों लेवल पे स्टेट लेवल पे भी हम लोग का एक अथॉरिटी है जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को असेस करता है। तो यहाँ से इसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना होगा। बात करते हैं B2। B2 में कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो जिसको सिर्फ परमिशन का जरूरत पड़ता है, और कुछ को जरूरत पड़ता है इन्वायरमेंट क्लियरेंस। अगर B2 का प्रोजेक्ट और उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा, उसको भी ऐसी मतलब स्टेट या यूटी लेवल का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, उससे लेना होगा। अगर B2 के प्रोजेक्ट को सिर्फ इन्वायरमेंटल परमिशन चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट को सिंपल से उसको परमिशन चाहिए होता है, तो उसको हम लोग अप्रेजल कमेटी के पास नहीं भेजते हैं, वो डायरेक्ट अपना स्टेट लेवल या यूनियन टेरिटरी लेवल के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से डायरेक्ट उसको सबमिट करना होता है। B2 का कुछ प्रोजेक्ट होता है, इसको हम लोग अप्रेजल कमेटी के पास नहीं भेजते हैं। अप्रेजल कमेटी के पास जो, तो यहाँ से बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं सिंपल सा, यहाँ से अगर इसको हम लोग क्लासीफाई है, तो कैटेगरी ए, B1 और B2 जिसको पास करना होता है, तो उसको चाहिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस, तो उसको हम लोग अप्रेजल कमेटी के पास भेजते हैं। B2 जिसको नहीं चाहिए, खाली इन्वायरमेंट परमिशन चाहिए, तो उसको अप्रेजल कमेटी के पास नहीं भेजना होता है हम लोग को। तो ये था सिंपल सा, आप टेबल इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं A और B1। ए और B1 का, वहां से हम बात करेंगे कौन सा B1। B1 बी का क्लास टाइप है, जिसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए। तो ये कुछ स्टेज से इसको, इसके लिए 6 स्टेज होता है। पहला स्कोपिंग, दूसरा वो ड्राफ्ट EIA रिपोर्ट बनाएगा, तीसरा पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक से मतलब वो पब्लिक कंसल्टेशन उसका जरूरत पड़ेगा, फिर उसका फिर फाइनल EIA रिपोर्ट बनेगा, उसका फिर अप्रेजल
के पास, अप्रेजल कमेटी के पास वहाँ सबमिट होगा। उसका फिर उससे वहाँ पे अप्रेजल कमेटी उसको ग्रांट या रिजेक्ट करती है। तो ये 6 स्टेज होता है ए एंड बी1 के लिए। अब बी2 के लिए, बी2 में 2 वो है, एक को सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, इसको चाहिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस, और एक सिर्फ चाहिए हम लोग को क्या, इन्वायरमेंट परमिशन। तो जिसको क्लियरेंस चाहिए तो उसका ईएमपी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, उससे फिर अप्रेजल कमेटी के पास जाएगा और उसको वहाँ से ग्रांट या रिजेक्ट मिलेगा। हम बात करते हैं अब बी2 जिसको परमिशन चाहिए, तो वो उसको भी ईएमपी रिपोर्ट बनाना होगा। उससे फिर उसको वेरीफाई, मतलब ये कुछ परमिशन चाहिए तो उसके लिए वेरिफिकेशन होना जरूरी है। तो वो वेरिफिकेशन जो होगा वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा होगा, और उससे फिर वो अथॉरिटी जो है उसको ग्रांट या रिजेक्ट करती है। तो ये तो हम लोग बात कर चुके हैं मेन जो इम्पोर्टेंट था। अब बात कर लेते थोड़ा सा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है। सिंपल सा यहाँ पे लिखा है, द टर्म इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रेफर्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो इम्पैक्ट आपका पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, और जो कि इकोसिस्टम पे इफेक्ट करके उसको चेंज करे, या ह्यूमन हेल्थ का भी। द एनवायरनमेंट गॉट इम्पैक्टेड ड्यू टू प्रपोज्ड पब्लिक एंड प्राइवेट डेवलपमेंट। हम जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते हैं तो उससे हम लोग का इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, कोई प्रोजेक्ट हो या कोई प्रोग्राम हो। अब इस सब्जेक्ट को स्टडी करने का जरूरत क्या है, क्योंकि हम लोग को जरूरत है बायोडाइवर्सिटी हम लोग का जो है उसको बचाना। हम लोग चाहेंगे कि अपना जो इम्पैक्ट है उसको, किसी प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कम रिड्यूस करने का, इसका ईआई को पढ़ने का इस, मतलब कि जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अब कुछ प्रोजेक्ट जैसे कि सिंपल सा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सबका सिंपल सा एग्जांपल है जो कि आप देख सकते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, फीचर फीचर्स ऑफ ईआईए। ईआईए क्या है, सिंपल सा एक एक्टिविटी है जिसको हम लोग कैरी करते हैं, मतलब जिसको हम लोग करते हैं टू डिटरमाइन एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो ह्यूमन हेल्थ। मतलब कि हम लोग डिटरमाइन, मिनिमाइज करते हैं, अगर इम्पैक्ट है तो उसको मिनिमाइज करना होता है और पता करना होता है क्या इम्पैक्ट है। तो सिंपल भाषा में करें तो टू फाइंड आउट ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। सबसे पहले कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले उसका हम लोग को ईआईए कैरी करना होता है, मतलब कि उसका इन्वायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसको हम लोग कंप्लीट करना होता है। हाँ, अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं एआई का। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, ये बात कर चुके हैं। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर लाइफ फ्रॉम वेरियस केमिकल विच में अराइज थ्रू द प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट सिंपल सा मतलब कोई कोकोला कंपनी आती है हम लोग के, जो मतलब हम लोग के लोकेलिटी में आती है, तो उससे कुछ केमिकल निकलेगा, उस केमिकल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब पता चलेगा ईआई जब करेंगे तब। इफ एनी प्रोजेक्ट हैज नेगेटिव इम्पैक्ट देन इट विल नॉट, अगर मान के चले हम लोग ईआई रिपोर्ट हम लोग के पास आया, हम लोग देखते हैं उसमें कि नहीं इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन हेल्थ पे, तो उसको स्टार्ट ही नहीं होगा, उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये फीचर्स है। इट हेल्प्स इन मॉडिफाइंग, जैसे कि अगर कोई कंपनी, मतलब कि अगर ईआई रिपोर्ट किसी से हम लोग के पास ईआई हम लोग किए हुए हैं, तो हो सकता है कुछ उसमें मॉडिफाई करे, वो केमिकल हो सकता है उसके अल्टरनेट दूसरा केमिकल यूज करने के लिए बोले, या केमिकल नहीं यूज करो, अल्टरनेट सॉल्यूशन टेक्निक बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ ईआईए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ईआईए: स्ट्रेटेजिक, रीजनल, सेक्टोरल एंड प्रोजेक्ट लेवल। अब इसका स्कोप देखते हैं। EI helps in finding the details of a development project like land use requirement, type and quantity of material used, and also help in finding negative impact. Scope help in choosing the specific project along with the consideration of environmental impact. It helps in mitigation of impact on the environment. Illegal practice को भी EI रोकता है। Just due to EI pollution is being controlled. मतलब EI रिपोर्ट अब सबमिट करना पा रहा है तो इसी से कुछ पोल्यूशन को कंट्रोल भी किया जा रहा है। अब बात करते हैं नीड ऑफ ईआईए। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है वहाँ पे क्यों जरूरत है ईआईए का, तो सबसे पहला तो प्रोजेक्ट कंजर्व एंड प्रिजर्व इन्वायरमेंट, उसका जो रिसर्च रिसोर्स है
उसको हम लोग को बचाना, कंजर्व करना और प्रिजर्व करना, ताकि हम लोग का जो फ्यूचर जनरेशन वो भी उसको इस्तेमाल कर पाए। टू रेगुलेट द प्रॉपर लैंड एंड, मतलब कि हम लोग को देखना होगा कि लैंड और वाटर मैनेजमेंट का अच्छा से यूज हो, वाटर को अच्छा से यूज हो, मतलब कि अच्छे तरीके से, मतलब कि प्रॉपर यूज हो। टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल हेरिटेज फ्रॉम और इकोलॉजिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, ताकि हम लोग का फ्यूचर जनरेशन यूज कर पाए। टू प्रिजर्व द वेरियस मोनूमेंट्स फ्रॉम बीइंग पोल्यूटेड, वेरियस जो मोनूमेंट्स है उसको पोल्यूशन से, जैसे कि ताजमहल जो था, वहाँ का पोल्यूशन, वहाँ के आसपास के पोल्यूशन के कारण उसका जो मार्बल का कलर है वो चेंज हो रहा था। तो ये एआई जब किया गया होगा तभी पता चला होगा। तो कुछ इस तरह का जो हम लोग का फेमस एंशिएंट मोन्यूमेंट आर्किटेक्चर या कुछ पुराने बिल्डिंग है, उसको बचाने के लिए भी एआई हेल्प करता है। टू प्रमोट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, मतलब कि हम लोग का इससे जो कोई हम लोग को इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को प्रमोशन में हेल्प मिलेगा। टू हेल्प गवर्नमेंट टू फॉर्म वेरियस लॉज, तो गवर्नमेंट को वेरियस लॉज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डिस्क्राइब पॉसिबल चेंज इन एनवायरनमेंट बाय वेरियस प्रोजेक्ट एक्टिविटी, क्या पॉसिबल मतलब क्या चेंजेस होगा इन्वायरमेंट में अगर वेरियस प्रोजेक्ट के कारण। पहला तो लैंड यूज में लॉस ऑफ वेजिटेशन, कुछ वेजिटेशन, जैसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं मोनो प्लांटेशन, जो कि सिंपल सा जो बहुत सारा हम लोग का जो वेजिटेशन होता है उसका लॉस हो रहा है, कि आजकल जो होता है हम लोग को नेटिव ट्रीज देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे हम लोग कोई एक मोनो प्लांटेशन का कुछ ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उससे तो कंस्ट्रक्शन और कहीं कहीं हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग का चेंजेस इन्वायरमेंट, जिसके कारण हम लोग का इकोलॉजिकल बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन वेरियस वेरियस मूवमेंट, नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है कहीं पे लीकेज ऑफ ऑयल और फ्यूल के कारण, और नॉइज पोल्यूशन तो होता ही। थ्रेट्स टू लोकल बायोडाइवर्सिटी बात किए थे। पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट, अब प्राइमरी इम्पैक्ट हम लोग कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट अफेक्ट करता है environment, जैसे एयर पोल्यूशन, रिलीज ऑफ हीट, चेंज इन नॉइज लेवल। सेकेंडरी होता है कि इनडायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है, जैसे सिंपल सा चेंज इन एयर क्वालिटी, डिकम्पोजिशन particulates on water, land, climate change. What are the factors to be considered before taking decision on assessment of impact significance? जो फैक्टर जो हम लोग को देखना होता है, को मतलब कि एसेस करने से पहले एयर क्वालिटी चेक करना, टोपोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, लैंड यूज, सॉइल कंडीशन का इकोलॉजिकल स्टडी, रिलोकेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डेट एरिया एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। What are the objective of risk assessment in case of engineering project? ऑब्जेक्टिव क्या है रिस्क असेसमेंट का, जब भी हम लोग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को असेस करते हैं, तो सब कुछ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, डैम्स, होम्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। तो कुछ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का एग्जांपल बताया, तो यहाँ से देखिए जब कंस्ट्रक्शन साइट होता है, हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सकवेशन करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ हजार्डस वेस्ट रिलीज करें, और कुछ अब जब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे हम लोग हो सकता है कि जब पेंट सब यूज करते हैं, तो उसके कारण भी वहाँ का ग्राउंड पोल्यूशन हो सकता है, अगर उसको प्रॉपर डंप या फिर डिस्पोज नहीं कर पाए तो। द ऑब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आर लाइकली टू अफेक्ट आर एज फॉलोज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, डेट इज मतलब सबसे पहले हम लोग उस सोर्स को पता करें जो कि पोल्यूटेंट्स को रिलीज कर रहा है, उस स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो पोल्यूटेंट को जनरेट कर रहा है। आइडेंटिफिकेशन एंड एडोप्टेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल मेथड, हम लोग को पता करना, आइडेंटिफाई और कुछ अडोप्ट करना होगा, और हम लोग को वो लोकेशन पता करना होगा जहाँ पे लोकेशन इनहेबिटेंट्स एयरबोर्न पोल्यूटेंट्स के कारण वहाँ पे अफेक्ट होगा। ये अभी बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ एआई डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, आप एक बार देख सकते हैं। इट कंटेन द डिटेल ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके ऊपर बात करें। इट लुक इनटू द पॉसिबिलिटीज ऑफ इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट, फॉर इंस्टेंस improving wetland areas and increasing economic opportunity, loopholes in the baseline data can be determined,
नेगेटिव इम्पैक्ट पता हो सकता है, जिस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक हियरिंग। हाँ, पब्लिक कंसल्टेशन का एक जगह बात आता है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक हियरिंग का। तो सबसे पहला बात है कि अगर पब्लिक हियरिंग करेंगे तो हम लोग को बहुत सारा इशू पता चलेगा, जो कि हम लोग को ऐसे पता नहीं चल पाता है। टू डिस्कस अबाउट वेरियस, पहले तो अगर कहीं प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसको इशू को डिस्कस, तो पब्लिक हियरिंग करेंगे तभी पता चल पाएगा। और वो सपोर्ट भी हम लोग को, अगर कोई प्रोजेक्ट कहीं पे हम लोग बना रहे हैं तो पब्लिक सपोर्ट भी चाहिए, तो पब्लिक हियरिंग उसके लिए भी जरूरी है। टू प्रोवाइड या गेट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, to collect information about various issues, to include new member in the discussion, to find solution to the impending problem, to increase public awareness। मतलब कि अगर कोई प्रोजेक्ट हम लोग को पब्लिक हियरिंग में हम लोग उसको बताएंगे कि ये अगर प्रोजेक्ट है, तो आएगा तो आपको रोजगार मिलेगा, या फिर आपको यहाँ से डेवलपमेंट होगा, यहाँ इस गाँव का जैसे सिंपल कोई लोकेलिटी का आपको एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसके बारे में हम लोग उसका पूरा सब कुछ बताएंगे, तो अ, हो सकता है हमको उसका कुछ हेल्प मिल सके उससे, या उसका अगर भी हो जाए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, क्या है, अब इसको एक बार देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर भी बात कर चुके हैं, पोटेंशियल नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और डेट इज ऑल। बाकी देखते हैं अगर कुछ हो, अगर समय मिलता है तो इसका ड्राफ्ट जो है 2020 का, इसको थोड़ा सा हम लोग